नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास टॉक्स पर, जहां हम आपको इतिहास के पन्नों से रोमांचक कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और विद्वानों को चकित कर रखा है। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भारत क्यों नहीं जीत सका था? ये सोचने वाली बात नहीं है, तो ज्यादा सोचिए मत, हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने विजय अभियानों में कई शक्तिशाली साम्राज्यों को परास्त किया था। लेकिन जब उसने भारत की भूमि पर कदम रखा तो उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था जिसने उसकी विजय यात्रा को रोक दिया। क्या कारण था कि सिकंदर, जिसने मिस्र, फारस और अफगानिस्तान जैसे विशाल साम्राज्यों को जीता, वह भारत में आगे क्यों नहीं बढ़ सका? आइए इस ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन कारणों को जिन्होंने सिकंदर को भारत से वापस लौटने पर मजबूर किया था। करीब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। उसका सामना हुआ शक्तिशाली राजा पोरस से, जो झेलम नदी के तट पर स्थित था। यह युद्ध न केवल सिकंदर के लिए बल्कि पूरे विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। दोनों सेनाओं के बीच हुए घमासान युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, लेकिन यह जीत उतनी सरल नहीं थी जितनी प्रतीत होती थी। पोरस की वीरता और उनकी सेना की दृढ़ता ने सिकंदर की सेना को गहराई से प्रभावित किया था। लगातार 8 वर्षों तक युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुकी थी। उन्होंने गंगा नदी के पार के विशाल साम्राज्यों के बारे में सुना था, जिनकी सेनाएं अत्यंत बड़ी और शक्तिशाली थी। इससे सैनिकों में भय और असंतोष बढ़ने लगा। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अपने घर लौटने की इच्छा जताई। यह असंतोष इतना बढ़ गया कि सेना विद्रोह के कगार पर पहुंच गई, जिससे सिकंदर को मजबूरन वापसी का निर्णय लेना पड़ा था। राजा पोरस के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना ने असाधारण प्रतिशोध दिखाया था। विशेष रूप से युद्ध हाथियों का उपयोग यूनानी सेना के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। इन विशाल हाथियों ने युद्ध के मैदान में आतंक मचा दिया था, जिससे सिकंदर की सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पोरस की वीरता और उनकी सेना की दृढ़ता ने सिकंदर की सेना को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, विशेष रूप से मानसून के दौरान भारी बारिश और घने जंगलों ने यूनानी सेना के लिए आगे बढ़ना अत्यंत कठिन बना दिया। अपरिचित भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध करना उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। सैनिकों को बीमारियों और प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी युद्ध क्षमता प्रभावित होती थी। सिकंदर की सेना ने हाइफेसिस के पास आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब और युद्ध नहीं करना चाहते हैं और वे सब अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। इस विद्रोह के कारण सिकंदर को मजबूरन वापसी करना पड़ा था। यह निर्णय सिकंदर के विजय अभियानों का अंत साबित हुआ था। सिकंदर की भारतीय विजय की असफलता के पीछे कई कारक थे। सेना की थकान और असंतोष। लगातार युद्धों के कारण सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी थक चुके थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। भारतीय राजाओं की मजबूत प्रतिशोध क्षमता। राजा पोरस जैसे योद्धाओं ने अदम्य साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे यूनानी सेना को कड़ी चुनौती मिली। भारतीय उपमहाद्वीप की कठिन जलवायु और भूगोल ने यूनानी सेना के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल कर दिया था। सैनिकों के असंतोष और विद्रोह ने सिकंदर को वापस करने पर मजबूर कर दिया। इन सभी कारणों ने मिलकर सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोका था और उसे वापस लौटने पर मजबूर किया। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता और संस्कृति को संरक्षित रखा था। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि सिकंदर ने भारत को जीत लिया होता तो आगे क्या होता? इतिहास की धारा किस दिशा में बहती? क्या भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य और अटकलों का विषय बना हुआ है। सिकंदर जहाँ भी गया वहाँ उसने अपने ग्रीक संस्कृति को फैलाया। यदि वह भारत को जीतने में सफल हो जाता तो संभवतः भारतीय परंपराओं पर ग्रीक प्रभाव और अधिक गहराई से जाता। हालांकि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें इतनी मजबूत थीं कि विदेशी प्रभावों को आत्मसात करके भी अपनी मूल पहचान बनाए रखने में सक्षम थी। अगर सिकंदर भारत में ठहरता तो संभवतः वह मौर्य साम्राज्य के उत्थान को प्रभावित करता।
इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी। यदि सिकंदर खुद भारत में शासन करता तो शायद यह कहानी और कुछ होती। क्या भारत ग्रीक साम्राज्य का हिस्सा बन जाता? सिकंदर के साम्राज्य का मुख्य हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद बिखर गया। यदि भारत भी उसका हिस्सा बनता तो संभवतः यहाँ भी ग्रीक प्रभाव सीमित ही रहता और स्थानीय राजाओं द्वारा जल्द ही इसे समाप्त कर दिया जाता। जब सिकंदर ने भारत से वापसी की तो उसकी यात्रा आसान नहीं रही थी। रास्ते में उसने अपनी सेना के साथ कठिनाइयों का सामना किया। सिकंदर ने वापसी के लिए एक कठिन मार्ग चुना, मकरान का रेगिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान और ईरान में स्थित है। उसकी सेना को भीषण गर्मी, पानी की कमी और भूख प्यास का सामना करना पड़ा। हजारों सैनिक रास्ते से मारे गए। सिकंदर की रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई थी, आइए बताते हैं। भारत से लौटने के कुछ ही समय बाद 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का कारण आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे मलेरिया या फिर टाइफाइड हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि उसे जहर दे दिया गया था। इतिहास हमें कई घटनाओं का तर्कसंगत विश्लेषण देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो तर्क से परे होती हैं। कई प्राचीन कथाओं और मान्यताओं में ये कहा जाता है कि भारत की भूमि पर आकर सिकंदर को एक रहस्यमय शक्ति का सामना करना पड़ा था, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोका था। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो उसे कुछ संतों और ऋषियों से भेंट करने का अवसर मिला था। उनमें से एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि यदि सिकंदर ने भारत में और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उसका अंत निकट होगा। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि राजा पौरस की सेना ने युद्ध के दौरान दिव्य सहायता प्राप्त की थी। विशेष रूप से भारतीय युद्ध हाथियों की अप्रत्याशित शक्ति और रणनीति ने सिकंदर की सेना को हतप्रभ कर दिया। भारत हमेशा से ही तपस्वियों और महान आत्माओं की भूमि रही है। कहा जाता है कि जो भी इस भूमि पर आता है वह यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सिकंदर की सेना के कई सैनिकों ने भी यह अनुभव किया कि इस भूमि में एक अलग तरह की शक्ति है जिसने उनके मनोबल को डगमगा दिया था। हालांकि इतिहास में इन घटनाओं का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराएं यह मानती है कि भारत की रक्षा किसी न किसी रूप में हमेशा हुई है, चाहे वह धर्म, संस्कृति, प्रकृति या किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से हो। सिकंदर निसंदेह एक महान योद्धा था, लेकिन भारत ने उसे दिखा दिया कि हर महान योद्धा को कभी ना कभी रुकना पड़ता है। उसकी असफलता सिर्फ उसकी सेना की कमजोरी नहीं थी, बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रमाण था। भारत की भूमि न केवल युद्धों का मैदान रही है, बल्कि यहाँ ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिकता की शक्ति भी बसी हुई है। यही कारण है कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस भूमि को पूरी तरह से जीत नहीं सका। तो दोस्तों, यह थी सिकंदर और भारत की वो रहस्यमय और रोमांचक कहानी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। सिकंदर, जिसे पूरी दुनिया अजय मानती थी, वह भारत की धरती पर आकर ठहर गया। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मशक्ति और धैर्य की कहानी थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार और सेना से सब कुछ जीता नहीं जा सकता। भारत की संस्कृति, युद्ध कौशल और यहाँ के योद्धाओं की मानसिकता दृढ़ता ने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और शायद यही कारण था कि सिकंदर के जाने के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जिसने हमें चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक जैसे शासक दिए। अब पारी आपकी। क्या आपको लगता है कि यदि सिकंदर भारत जीत जाता तो आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल इतिहास टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक किस्से लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।